आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टर्म 2 का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, क्लास आपका 11th है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सैम्पल पेपर एक बार दिखा दिया था जिसमें मैंने आपको पैटर्न बता दिया था कि क्या रहने वाला है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है, टर्म 2 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो हम इसके अभी जो देखने वाले सॉल्यूशन देखने वाले सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें सेक्शन ए में टोटल आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया था जब सैम्पल पेपर मैंने आपको बताया था। तो पैटर्न सब कुछ बता दिया था, कितने क्वेश्चन है आपके टोटल, कितने करने हैं आपको, सब कुछ उसमें बता दिया था। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करने वाले। सेक्शन आपका ए है जहाँ पे सेक्शन ए से आपकी जो है स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का जो है स्वराज से क्या आशय है, यानी गांधी जी का जो है स्वराज से क्या अर्थ था। ठीक है, तो स्वराज से जो आशय था वो क्या था, उनका कहना था मतलब अपने ऊपर जो है राज ही जो है स्वराज है। ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि गांधी जी के अनुसार जो बताया गया है कि जब हम स्वयं पर यानी अपने आप पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। उन्होंने ऐसे बताया है स्वराज के बारे में कि स्वराज का क्या अर्थ होता है। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है और मेनली आप बहुत इजी तरीका है, मतलब जरूरी नहीं है इनको रट्टा मारना जो इन्होंने लिखा हुआ है। एक तरह से आप ये याद कर सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार ये जो है जब हम स्वयं पर ही शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में ये आप समझ गए कि स्वराज क्या है, खुद के ऊपर शासन करना जब हम सीख लेते हैं। तो बाकी 2 नंबर का है तो बढ़ाना चढ़ाना पड़ता है थोड़ा। तो यहाँ पे आगे लिखा गया है स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समझ में ना आया हो आपको सिर्फ ये लिखना ऊपर की 2-3 लाइन जहाँ पे आप सभी को पता है कि स्वराज से क्या अर्थ होता है। एक तो स्वराज का अर्थ होता है अपने ऊपर राज। ठीक है, और गांधी जी ने इसे कहाँ कहा है, हिंद स्वराज जो उन्होंने लिखा है उसमें इसका जिक्र किया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि गांधी जी के अनुसार जो बताया गया कि जब हम अपने आप पर शासन करना सीखते हैं उसे ही स्वराज कहते हैं या तभी जो है स्वराज है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी के अथवे में हानि का सिद्धांत क्वेश्चन जो है पूछा गया था जो कि सभी को पहले से ही पता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हानि के सिद्धांत। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये एक तरह से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद करना है कि जो भी ये क्वेश्चन दिए गए ये तो आपको सारे होने के होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरे आपके सिलेबस से निकाले जाते जो आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपको रेडी होने चाहिए तभी आप जो है अच्छे नंबर पा पाएंगे। हानि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया कि हानि का सिद्धांत क्या आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो हानि का सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करेंगे तो उसका इकलौता लक्ष्य क्या होगा, आत्मरक्षा होगा। ठीक है, अगर कोई कार्य कर रहा है किसी भी तरह का, अगर हम उसके कार्य में बाधा डालेंगे तो इकलौता लक्ष्य हमारा क्या होगा, आत्मरक्षा होगा। ठीक है, और सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या है, किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। तो ये हानि का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, अथवा जो पहला जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया दो, एक क्वेश्चन जो है करना है इनमें से एक आपको ये अथवा दिया हुआ है इसमें। तो पहले में आपको अथवा देखने को मिल जाएगा अपने पेपर में भी। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आते, दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख करना है आपको। मैंने जो है ऑलरेडी जो है लगभग फर्स्ट बुक जो है ख़त्म करवा दी है जिसमें से सारे ही क्वेश्चन आप कह सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे। नहीं देखा हुआ आपने तो आपको प्लेलिस्ट जो है जब वीडियो एंड हो रहा होगा वहाँ दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो है बहुत अच्छे तरीके से आप चैप्टर को समझ सकते हैं जो चैप्टर आपके आ रहे टर्म 2 में। ठीक है, तो लोकसभा की जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, जनहित याचिका आ गई, जो जो मैंने चैप्टर करवा दिए वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे। नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, आपके एक क्वेश्चन ही यही क्वेश्चन ही बहुत क्वेश्चन बता रखे जो आने वाले हैं।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो लोकसभा की किन्हीं दो जो है विशेष शक्तियों का उल्लेख करना है हमें। तो लोकसभा की दो विशेष शक्तियां क्या है? एक तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश हो सकता है, ठीक है, और वहीं पे उसका जो है जो भी संशोधन करना है उसमें किया जा सकता है। ये आप समझ गए। दूसरा जो इसका पास जो विशेष शक्तियां में से है वो है मंत्री परिषद केवल जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो हमने राज्यसभा और लोकसभा दोनों बता दिया क्या होता है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते, जनहित याचिका जो है किस प्रकार जो है गरीबों की मदद कर सकती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनहित याचिका भी मैंने आपको बता रखा है, और यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते। तो जैसे जनहित याचिका है किस प्रकार जो है गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार जो है तर्क सहित लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनहित याचिका जो है 1970 के करीब लाया गया था, ठीक है, नियर में ही लाया गया था, और जब लाया गया था इसे तब इसका यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। ज़्यादा इसको मतलब यूज़ नहीं करे थे, एक तरह से आप कह सकते हो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच ये इतना फैला नहीं था। लेकिन 1980 के बाद जो है 1980 के बाद जो है इसके बारे में जो है बहुत लोग जानने लगे, जहाँ पे इसका यूज़ जो है ज़्यादा होने लगा। अब जनहित याचिका होती क्या है? देखिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास एक होता है ना कि कोई अमीर है, मान लीजिए उसने उसके साथ गलत किया गरीब व्यक्ति के साथ, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के पास इतना भी मतलब कुछ नहीं है सहारा कि वो जाके कुछ कर सके, ठीक है। तो ऐसे में क्या आते, बहुत सारे लोग आते हैं, संस्था आती है, या कई सारी चीज़ें, कई सारे लोग आते हैं जो उनकी मदद करने के लिए आगे आते। और ये कहा गया है कि कोई जो है दूसरे की मदद कर सकता है, वो जो है जैसे मेरे ऊपर किसी ने मतलब मुझे जो है किसी पर कंप्लेंट करना है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, तो उसकी जगह कोई दूसरा जो आकर उसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है कि उसने जो है इसे चोट पहुंचाई है। तो गरीबों की मदद के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया था जनहित याचिका, और यही पूछा गया। अपने तर्क जो है 2 नंबर का है, कितना ज़्यादा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, इमैनुअल कांट के अनुसार जो है न्याय क्या है? तो इनके अनुसार जो है न्याय पूछा गया है, ये आप देखोगे न्याय वाला आपका चैप्टर है। यहाँ पे इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य ये होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए ये जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत दें। तो इनके अनुसार नॉर्मली सा समझ आ रहा है, जिसमें कह रहे वो सभी को क्या एक समान अवसर देने की बात कर रहे। इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है? सभी को एक समान जो है अवसर प्राप्त करवाना, और न्याय के लिए जरूरी यह है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। क्वेश्चन नंबर 5वां है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं उनमें ये सारे चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ले लिया है हमने, जहाँ पे हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। जैसे इसमें पूछा गया है कि लोकसभा का जो सदस्य है उसमें अगर आप चाहते हैं लोकसभा का सदस्य होना, या कोई व्यक्ति चाहता है कि लोकसभा का वह सदस्य हो, तो एक प्रत्याशी में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है, किन्हीं 4 को आपको लिखना है। तो क्या है, नॉर्मली सा भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, और अदालत द्वारा जो है आपराधिक मामला जो भी होते हैं वो घोषित नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते तो उनमें ये योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा गया कि समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन करें। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन करना है, पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है, समाजवाद जो है असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। यह खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई थी। मतलब समाजवाद ऐसे लोगों के खिलाफ थे जो क्या है कि अमीर, एक तरह से आप कह सकते हो अमीरों के खिलाफ थे ये, ठीक है। मतलब एक तरह से औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जो भी पैदा हुई, जो वो होती है ना, दूरियां बढ़ जाती है, अमीरी और गरीबी के फासलों में बढ़ने का क्या कारण है? औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनसे जो है पैदा हुई जो भी फासले हैं अमीरों और गरीबों में,
तो उनसे क्या है कि समाजवाद जो है इसी से नाराज रहती है और इसी पे जो है खासकर इसका जो भी टारगेट होता है ये यही होता है और उसमें बात तक बनी रही। समाजवाद का जो मुख्य सरोकार जो है वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना, यानी अभी के समय पे जो भी असमानता है उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास करना समाजवाद के जो भी सरोकार है उनका लक्ष्य है। ठीक है, करना संसाधनों का क्या है कि न्यायपूर्ण बंटवारा करना, ये भी उनका लक्ष्य है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन। आप क्वेश्चन नंबर 7वां आता है आपका कि पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 74 के पहले का संबंध जो है किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर देखेंगे वो देखेंगे आप तो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्या है कि सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का जो प्रयोग है करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार जो है करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति को क्या है कि एक मंत्रिपरिषद दे दिया गया है कि वो जो है इसकी मदद करे, सलाह देने में मदद करेगा। साथ ही मंत्रिपरिषद में जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी चीज़ें फैसले आएंगे वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको मना कर सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा कि आप दोबारा से इस पर विचार करिए फिर आइए दोबारा, तो फिर जो है उसके पास जाते तो राष्ट्रपति को क्या है सहमति देनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए अतिरिक्त अंक देते हैं तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करेगा? क्या आप इसे न्यायसंगत मानेंगे? सतर्क उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक क्लास है जहाँ पे बोला गया है कि कमजोर छात्र है, जो एक तरह से आप हर एक क्लास में होता है जो कमजोर छात्र होते हैं उसके क्या है मनोबल को उठाने के लिए टीचर्स क्या करते, थोड़े ज़्यादा नंबर दे देते ताकि अगली बार वो और मेहनत करे। तो इसमें पूछा गया कि इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत जो है काम करता है, आपको ये जो है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल हमें करना चाहिए। इस तरह जो है ये जो है न्याय का जो सिद्धांत है ये काम करता है इसमें। ठीक है, आगे चलते सेक्शन सी पे आते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या है कि संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखना है आपको। तो जहाँ पे आप जानते होंगे न्यायपालिका को क्या है स्वतंत्र रखा गया है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है संविधान में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी होते हैं, जो भी जज बनते उनके लिए कोई आप पढ़ाई लिखाई या वो नहीं देखते होंगे आप कि इतना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी माने जाते हैं वो ये है कि उनके क्या है कि राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को क्या है कि सम्मिलित नहीं किया जाता। पहली बात तो यह है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है यानी जो पद पे बैठते हैं उनके लिए कोई भी विधायिका, कोई भी नेता टाइप का राजनीति दल जो है उसकी भूमिका नहीं होती है इसमें। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। वकालत तो करनी ही चाहिए उसे, लेकिन उसका क्या अनुभव होना चाहिए और अनुभव भी कम समय का नहीं मांगते, वो सब 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम का अनुभव मांगते हैं। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के जो है रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध लगा होता है। तो ये चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते तो अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? तो अवसर की समानता मतलब सभी को क्या है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब निकली है तो गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं देखेंगे सिर्फ हिंदू भर सकते या मुस्लिम भर सकते या कोई एक जाति
का एक ही जाति के व्यक्ति भर सकते हैं या एक ही वर्ग के लोग भर सकते हैं, ऐसा नहीं। सभी को क्या है, एक समान अवसर प्रदान करना, अवसरों की समानता है। तो ऐसी नॉर्मल आप समझ सकते हो अवसरों की समानता क्या है। जहाँ पे ये अब लिखा हुआ है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें कही गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो अवसर की समानता से आशय की समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देना, यानी समाज में जो भी लोग हैं उन सभी को समान महत्व देना माना जाता है। कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वह समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी है। यानी आप देखेंगे सभी के पास एक ही जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है, उनके पास भी दिमाग है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो अलग चीज़ है, लेकिन सबके पास हाथ पैर नाक सब एक तरह का दिया हुआ है। तो ऐसे में समझते हैं कि इसलिए जो है सभी के साथ जो है हमें समान अधिकार और समान जो है बर्ताव करना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें क्या है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसर के उपभोग करने, सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। समान अधिकार के अलावा समकक्षों से बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ क्या है कि किसी भी तरह का जो है भेदभाव ना हो, वो भी वर्ग हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, नस्ल हो गया के आधार पर क्या भेदभाव ना किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा अवसरों की समानता का एक्सप्लेनेशन, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि भारत में दिए गए मानचित्र में ABCD आपको दिया रहेगा, वहाँ पे आपको द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ पर, और वो आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ बता दिया आंसर में उत्तर प्रदेश है, A, B कर्नाटक है, C महाराष्ट्र है और D तेलंगाना है। ये आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप वो सैंपल पेपर देखोगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, तो वहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा। सेक्शन सी पे आते तो सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, जहाँ पर पूछा गया नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर आपको बताना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे बताया गया है नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो। जबकि क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य जो है व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, ऐसी आपके आगे पॉइंट दे रखे, जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या क्या करने से मुक्त है। इसे उलट इससे उलट जो है सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि कुछ करने की स्वतंत्रता के विचारों की व्याख्या से जुड़े हैं। आगे तीसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को आवश्यक मानती है। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कहा जाता है कि राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। अगला को आपका जो पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार क्या है, प्रतिबंध क्या एक बुराई है, लेकिन सकारात्मक के अनुसार जो प्रतिबंध है वो अच्छा है। स्वतंत्रता जो है ऐसा नहीं मानती, प्रतिबंध क्या है अच्छा मानती है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये था, इसी में अथवा मिल जाता है आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपको उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इसके विषय में आपको बताना है, इस पे आपके अपने विचार रखने हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 नंबर का है, 6 नंबर का एक्सप्लेन करना तो हो नहीं पाएगा। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए हर एक चीज़ में प्रतिबंध तो होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध ना हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आप कुछ भी बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को भी गाली दे सकते। तो आप
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी होना भी चाहिए, नहीं भी हो सकता है, दोनों तर्क दे सकते हो आपके, आप जो भी देना चाहे। ठीक है, तो ये आपको ये 6 नंबर का एक्सप्लेन करना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 13 आता है, राष्ट्रपति की किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का आपको वर्णन करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, चैप्टर जब आपको पढ़ाया था। आप जरूर एक बार चैप्टर्स की वीडियो देखना, और उसमें जो है ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करवाए गए हैं। राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन करना है, जहाँ पे सबसे पहला बताया कि राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या है, लौटा सकता है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है, और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, या कानूनी रूप से कुछ कमियां है, या फैसला देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। आगे पॉइंट देखते हैं इसके। दूसरे राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है, जिसे निषेधाधिकार कहते हैं। ठीक है, वो होता है इसके पास, जिससे वह संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक है, धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, कोई सा भी विधेयक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर उसको जो है स्वीकृति देने में विलंब यानी देरी कर सकता है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकता है कि मैं आपको या तो देर करेगा देने में, या तो डायरेक्ट मना कर देगा। ठीक है, फैसला सुनाने में, मतलब या तो देरी कर सकता है या तो मना कर सकता है, लेकिन सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर ऐसा कर सकता है वो। तीसरा जो है, तीसरे प्रकार का जो विशेषाधिकार है, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो भी पैदा होती है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मतलब कोई भी राजनीतिक परिस्थितियां आ गई जहां पर जो है मान लेते प्रधानमंत्री ऐसा ना हो, लेकिन हो जाए, किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री ना रहे या ना हो, तो उस समय देश को कौन संभालेगा, तो राष्ट्रपति उसका फैसला करता है, और वही जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसी बहुमत का समर्थन प्राप्त है, या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये मेन विशेषाधिकार होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि तीसरे नंबर का आप कह सकते हो, जहाँ पे उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनना होता है कि कौन बनेगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, इसी का अथवा दिया रहता है, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका क्या रहती है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वहीं पे उसकी भूमिका पूछी गई है कि वो किस प्रकार जो है भूमिका निभाता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री। विभागों का बंटवारा करना उनका काम होता है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना उनका काम होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की जो है वो कड़ी होते हैं, सदन का नेता होते हैं, और सरकार का मुखिया होते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था, जिसमें हमने पैटर्न देख लिया था और क्वेश्चंस भी देख लिए थे, लेकिन इसमें हमने सॉल्यूशन देख लिया, जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी मैं आपको जब चैप्टर आगे करवाऊंगा, बाकी मैंने करवा दिया है, जो चैप्टर बचे हुए मैं आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा, जहां आप पेपर में अच्छे नंबर ले लेंगे। बाकी कई सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।